गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ होती क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट म्योरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो हेल्थ का मतलब ये है कि ये नहीं है कि इंसान जो है फिज़िकली फ़िट है उसको ही हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे, पर जो इंसान है वो फिज़िकली एज वेल एज़ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सोशली भी वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। तो ऑल ओवर जो हेल्थ है वो इसमें आती है। तो हेल्दी पर्सन जो इसमें कि फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल और कोई डिज़ीज़ ना हो, उस पर्सन को हम बोलेंगे हेल्दी पर्सन और हेल्थ। इस चैप्टर में बेसिकली हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये हम देखेंगे, और उन प्रॉब्लम को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले क्या है, फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल जो हेल्थ है, इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो आएगी वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगी। तो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हम बात यहाँ कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सबसे मेन बड़ा कारण जो है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो पीपल हैं वो अवेयर ही नहीं है रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि किस तरह से हम अपनी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको ठीक रख सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं रिप्रोडक्टिवली। तो वो उनमें अवेयरनेस की बहुत कमी है। कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं वो बहुत फैली हुई हैं अबाउट द जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसके रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में जो है वो बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस हैं। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेने की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे यहाँ क्या होता है, जो मेनली अब तो काफ़ी अवेयर हो गए हैं लोग, लेकिन क्या होता था कि जो मेल या फीमेल, या फिर अगर हम बात करें बच्चों की, जो अगर बॉय हुआ या फिर गर्ल हुई तो हम उसके लिए जो है वो मदर को ब्लेम करते थे कि जो वो हुआ है मदर की वजह से हुआ है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो पूरी जो प्रोसेस है क्रोमोसोमल जो है चेंजेस की वजह से होती है। अगर तो क्योंकि मेल के पास जो है वो XY क्रोमोसोम है और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, पेयर है। तो जो फीमेल है वो तो रिस्पॉन्सिबल किसी भी तरह से नहीं है फॉर द मेल और बेबी, और वी कैन से अ गर्ल बेबी और बॉय बेबी। तो ये एक मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे यहाँ बहुत फैली हुई है। ये क्यों है? लॉक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस की बहुत कमी है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक आती है STD। STD क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये जो डिजीज़ हैं इसकी वजह से भी ये बहुत कॉमन हो गई हैं। ये भी क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इसलिए बहुत कॉमन हो गई हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एकदम से बढ़ना। तो पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत ही जल्दी से उसका जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिससे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इलीगल एबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटिसाइज, जो फीमेल फिटस हैं उनका जो है इलीगली एबॉर्शन होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल है उसको उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी, कई बार इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो फीमेल है वो एबल नहीं होती और कैपेबल नहीं होती बेबी कैरी करने के लिए, और वो मदर बनने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी क्या होती है? कई बार ये प्रॉब्लम्स होती है बाय बर्थ आ जाती हैं। कई बार होता है कि बाय बर्थ नहीं आती, वो बाहर के जो फिज़िकल फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है इनफर्टिलिटी भी जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे कि जो एम्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए बहुत से जो है प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है प्रोग्राम्स के थ्रू। तो इनका एम क्या है, क्यों हो रहा है ये? सबसे पहले तो क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को सेक्स एजुकेशन देना। STD जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उससे हम किस तरह से बच सकते हैं उनके बारे में बताना। जो फर्टाइल कपल्स हैं उन्हें एजुकेट करना। फर्टाइल कपल्स कौन से होते हैं? फर्टाइल कपल्स बच्चा वो होते हैं जिनका जो एज ग्रुप होता है वो मैरिज के आसपास का होता है। तो उन्हें इस तरह से एजुकेट करना, उन्हें बर्थ कंट्रोल मेजर्स बताने, उसके बाद उन जो फीमेल्स होती हैं उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना कि कितनी ज़रूरी है, वो इस तरह से उन्हें एजुकेट करना। उसके अलावा सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो हमारे इंडिया में जो हैं, इंडिया में और फॉरेन कंट्री, लेकिन बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो हमें लोगों को जो है वो अवेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में।
जो सेक्सुअल अब्यूज़ हैं, डिटर्मिनेशन है, सेक्स जैसे जो हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो हम ये करते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन बच्चे का, कि वो मदर है, बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है, इस तरह से जो अवेयरनेस है, जो इल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, उनको रोकना। उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी हैं, या फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि हमारे जो, अगर हम बात करें हमारे सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बुरा है। इस तरह से भी हम जो है वो ठीक करना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, एज़ वेल एज़ जो मैटरनल रेट हैं उसको देखना, या फिर जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं, उनके बारे में देखना कि वहाँ पे डॉक्टरों की कमी तो नहीं है। इस तरह से ये सब एम्स हैं। और रेज मैरिजेबल ग्रुप्स, जो मैरिज के बच्चे हैं, मैरिज के आने वाली जो एज है उनकी एज को थोड़ा बढ़ाना, सो दैट रिप्रोडक्टिवली वो थोड़े ज़्यादा हेल्दी हो सकें, और जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। तो ये एम है इन प्रोग्राम्स के। फिर आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी करना ह्यूमन पॉपुलेशन की बाय द ग्राफ विच इज़ अ डेमोग्राफ, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट बच्चे आता है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्सेस ऑफ बर्थ ओवर डेथ इन अ ईयर पर 1000 इन पॉपुलेशन। हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें हम 1000 जो है वो लोग लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कितनी उसकी 1000 जो एक साल में 1000 लोगों में कितनी बर्थ जो हुई हैं ओवर डेथ, कितनी डेथ हुई है और कितनी बर्थ हुई हैं। मान लो 4 डेथ हुई हैं तो बर्थ कितने लोगों का हुआ है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? कितने जो हैं जो कितने भी जो नए बच्चे जन्मे होते हैं उनको हम बोल देते हैं बर्थ रेट, और नैटेलिटी रेट भी बोलते हैं इसे हम। फिर आता है TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट कौन सी होती हैं? जो रिप्रोडक्टिवली इंडिविजुअल होते हैं, जो कि जिसे हम बोलते हैं मैरिजेबल ग्रुप्स होते हैं, जो एक बेबी को फर्टाइल ग्रुप जो है उन्हें बोलते हैं हम। ये भी इफेक्ट करता है रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है? रिप्लेसमेंट रेट बेटा वो रेट होती है जिसमें कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और रिप्लेस करते हैं। मतलब अगर मान लो अगर ऐसा है कि डेथ रेट भी 4 है और बर्थ रेट भी 4 है, तो वो एक ज़ीरो ग्रोथ रेट हो गई वहाँ पर, ना कोई पैदा हुआ एक तरह से, ना कोई, जितने पैदा हुए उतने ही मर गए। फिर आती है डेथ रेट और मोर्टालिटी रेट जो है वो भी इफ़ेक्ट करती है ग्रोथ रेट को। आजकल जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गई है, मतलब आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा हो गया, पर अगर हम ओवरऑल बात करें जो क्यों कम हुई है डेथ रेट, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज़ वेल एज़ जो डॉक्टर्स हैं, बीमारियों के बहुत से इलाज मिल गए हैं, तो बहुत से ऐसे कारण हैं जैसे डेथ रेट में कमी आई है। रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो बहुत एक्टिव है इस टाइम पे। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में ये होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉपुलेशन की, मतलब कि कुछ लोग जो हैं वो बाहर से यहाँ आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ के बाहर जा रहे हैं, तो एक माइग्रेशन हो रही है। उससे क्या, और वो जा क्यों रहे हैं? अपने शेल्टर के लिए। उसके अलावा जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, इस ओवर क्राउडिंग हो गई है किसी एरिया में, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये भी ग्रोथ रेट को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट किस तरह से करेंगे? अगर तो हमने मान लो एक गांव है, ये यहाँ पे 100 लोग रहते हैं और यहाँ पे जो है सिर्फ 80 लोगों के रहने की जगह है, तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गई। और एक गांव है जहाँ पे 50 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ पे सिर्फ 20 लोग रहते हैं, तो यहाँ के वो यहाँ इस साइड चले गए। तो इस तरह से हमने तो यहाँ पे पर 1000 देखना है ना, कि कितने एरिया में कितने जो है वो बर्थ हुई है या फिर कितनी डेथ हुई है, उस तरह से हम ग्रोथ रेट को जो है वो देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आई होप ये सभी को पता ही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम ओवर पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी बच्चे आई होप सबको पता ही है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम कर सकते हैं लोगों को। अगर हम देखें कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि किस तरह से अगर ओवर पॉपुलेशन हो गई तो होगा क्या। स्पेस की कमी आ जाएगी, फूड की कमी आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, एजुकेशन जो है वो भी महंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। उसके अलावा हमारे जो जैसे कि तेल वगैरह है, जितने लोग होंगे उतनी गाड़ियाँ होंगी, तो तेल में भी कमी आएगी, जो हमारी डीजल पेट्रोल्स वगैरह हैं। एजुकेशन है लेकिन जो से नौकरियाँ नहीं हैं, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लोग बेरोज़गार बहुत होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा।
जो हमारी हाइजीनिक कंडीशंस है उसमें प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं, पोल्यूशन बढ़ेगा, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ओवर पॉपुलेशन से होती हैं। हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, फैमिली प्लानिंग मेथड बता सकते हैं, मैरिज के जो एज है वो बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हम लिटरेसी रेट को है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ, मतलब बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चला सकते हैं इन केस। तो एक जो हम कर सकते हैं वो है बर्थ कंट्रोल मेजर। बर्थ कंट्रोल मेजर्स में क्या होता है, इसमें कुछ तरह के जो कंट्रासेप्टिव्स हैं वो यूज़ होते हैं जो कि फ्रेंडली हों, ईजिली अवेलेबल हों, चीपर हों और इफ़ेक्टिव हों, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हो, वो मेजर्स हम यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मैकेनिकल मेथड या फिर बैरियर मेथड। इस मेथड का क्या काम है, ये जो मेथड है ये ओवम और जो स्पर्म होता है उसको एक दूसरे के पास नहीं आने देता। जैसे एग्जांपल है इसका कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स, जिसे हम सर्वाइकल कैप्स बोलते हैं, और IUD विच इज़ अ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, और कॉपर टी और लूप्स जो कि यूट्रस में अटैच करते हैं, टी शेप होता है जिससे कि ओवम और स्पर्म जो है आपस में कांटेक्ट में नहीं आते, और जो आगे फीटल की है वो ग्रोथ नहीं, जायगोट नहीं बन पाता। इसके ड्रॉबैक्स हैं कुछ कि इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सपल्शन हो सकती है और हेमोरेज हो सकता है, ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट मेथड है बर्थ कंट्रोल मेजर्स का केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, जो स्पर्मिसिडल टैबलेट्स हैं, जेली या पेस्ट हैं, जिसमें बेसिकली लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट वगैरह जो होता है वो उसको हम अगर अपने रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स हैं, वहाँ पर अगर लगाएंगे तो जो ये स्पर्म्स को जो है वो किल कर देता है। उसके बाद ऑरल डिवाइसेस हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स आ गई, या फिर कंबाइंड पिल्स, जिन्हें हम प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन से मिलकर ये बनी होती हैं, उन्हें हम कंबाइंड पिल्स बोलते हैं। इसे हम ओरली मुंह के थ्रू खाते हैं, और इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे वॉमिटिंग आ सकती है, वेट का गेन हो सकता है और नॉइजिया हो सकता है। उसके बाद आता है C जो है वो है केमिकल मेथड में ही इम्प्लांट ये भी ओरल पिल की तरह ही काम करते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रोजेस्टर और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके कंबाइन से एक उसके कॉम्बिनेशन को हम प्लेस करते हैं स्किन के पास, अंडर द स्किन, जो कि एक ऑरल पिल की तरह जो है वो एक्ट करता है। तो बच्चे ये तो आ गए आपके केमिकल मेथड। जो इम्प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन के बच्चे आपने देखा होगा, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है वो क्या है, एक हार्मोन्स हैं, तो जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जिन्हें हम बोलते हैं, और ये इफ़ेक्टिव होता है, ये इम्प्लांट जो है वो इफ़ेक्टिव पीरियड इसका होता है, मतलब 72 आवर्स के अगर हम पीरियड के टाइम पे अगर हम इसे प्लेस करें तो जो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है वो नहीं आ सकती। फिर आता है नेचुरल ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमने कौन सा ट्रीटमेंट किया, ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स बताओ, तो उसमें आपने मैकेनिकल, तो पूरा क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें मैकेनिकल, उसके अलावा जो नेचुरल है और केमिकल है ये लिखने हैं, ठीक है। नेचुरल और केमिकल के अलावा एक सर्जिकल मेथड्स भी आते हैं, वो भी आपने करने हैं। अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है कि बर्थ कंट्रोल के नेचुरल मेथड के बारे में बताओ तो आपने, या फिर केमिकल मेथड्स के बताओ तो आपने उतना ही लिखना है। तो नेचुरल मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। ये 2 एब्सटेन, कोइटस इंटरप्टस, रिदम पीरियड क्या होता है, सेफ पीरियड होता है। सेफ पीरियड दैट मीन्स जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 से लेकर 70 जो डे होता है वो होता है डेंजरस पीरियड, उस टाइम पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस तरह से इन्हें हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो अगर किसी को, अगर हम प्रेगनेंसी की, अगर कोई इनफर्टाइल कपल है, उसे फर्टिलिटी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो डॉक्टर जो है वो उन्हें बताएगा कि तुम्हारा सेफ पीरियड कौन सा है और डेंजरस पीरियड कौन सा है। लैक्टेशनल का क्या मतलब होता है कि जिस टाइम पे जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है अपने बेबी को, मतलब ये अराउंड द 6 मंथ का पीरियड जो होता है वो एक सेफ पीरियड होता है। लास्ट मेथड वो है सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है, ब्लॉक होता है गैमीट्स ट्रांसपोर्ट का, दैट मीन्स गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक करने के बच्चे अलग अलग बहुत से मेथड हैं। जैसे सबसे पहला मेथड है मेल स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, परमानेंट मेथड है ये बर्थ कंट्रोल का। इसमें या तो टेस्टिस को रिमूव किया जाता है और उस रिमूवर को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन। अगर हम टेस्टिस को रिमूव करें तो उसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन।
या फिर हम कट कर देते हैं वास डेफरेंस को। अगर वास डेफरेंस की करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेसिकोटोमी। तो ये दो प्रोसेस आती है मेल स्टरलाइजेशन में। तो गैमीट जो है उसका ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। फिर आती है फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन में ये दो, और फीमेल स्टरलाइजेशन में क्या होता है, ओवरिक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ओवरीज जो है उसका रिमूवल कर देते हैं, ओवरीज बाहर निकाल देते हैं, तो एग ही नहीं बन पाएगा। फिर आता है ट्यूबोक्टोमी में क्या करते हैं, इसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उसकी कट कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब की कटिंग कर देते हैं, जिससे कि जो एग है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। फिर आता है ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन में क्या करते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब्स को लैप्रोस्कोप से। इसमें भी फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकिंग होती है, ब्लॉक कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब को। और जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं लैप्रोस्कोप। लैप्रोस्कोप का यूज़ करते हैं हम किसमें, ट्यूबल लाइगेशन में। सो ये जो बटा मेथड है, ये मेथड है सर्जिकल मेथड। तो आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने इंट्रोडक्शन की है, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ग्रोथ रेट की डेफिनेशन की है। फिर हमने जो बर्थ कंट्रोल मेन हमने किया है वो है बर्थ कंट्रोल मेजर। कौन कौन से मेजर है, मैकेनिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड है, नेचुरल है और सर्जिकल मेथड है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का शुरू करेंगे। दैट्स इट।